और थोड़ा फायर बढ़ाने के लिए धमाकेदार एमएचीज़ की जर्नी कॉन्वोकेशन का ये अगला एपिसोड है। तो इसमें सबसे पहले जिस एमएचई को बुलाने वाली हूँ उसके बारे में थोड़ी बात बताऊँ तो सब लोग ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग वो ड्राइविंग के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें टर्न लेना होता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है, यू टर्न लेना, 8 टर्न लेना, और उसमें ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। तो एक ऐसा एमएचई हमारे बीच है कि जिसकी जर्नी बहुत ही टर्निंग वाली रही है। पहले आए, फिर गए, कुछ एडवेंचर किया, फिर वापस आए। लेकिन जो पूरी जर्नी है उसमें क्या स्पिरिट दिखाई है उन्होंने, कैसे हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है और कैसे जल्दी ऊपर बढ़े हैं। तो ये यू टर्न, मास्टरिंग द यू टर्न्स, जिसका नाम है, उस एमएचई विनीत जैन को मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ और उनके मेंटर्स ऑफ कोर्स, कि जो अपनी ये यू टर्न्स वाली जर्नी ज़रा डिटेल में हमें बताएंगे। सिर्फ सभी के लिए और विनीत के लिए भी कि अभी पैरेलल सेशन है। अभी तक ऐसा था कि नीचे जो सेशन था उसका ऊपर रिले हो रहा था, मगर बिकॉज देर आर मैनी एमएचईज और सबकी जर्नी हमको अच्छे से सुननी है, इसलिए हमने दोनों सेशन पैरेलल किए हैं। और दूसरा ये कि बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन रीजंस, हेल्थ एंड मैनी अदर्स, कि जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं बिकॉज वर्क इज़ गोइंग ऑन, तो थोड़े मेंटर्स को वो काम में जुड़ना पड़ा है। सो मेंटर्स जो सब है उसमें से कोई एब्सेंट है अभी, सो वी आर वेरी मच सॉरी। सो वी हैव डिवाइडेड अवरसेल्व्स। मैं और मेहुल भाई यहाँ पे है, संजीव भाई और जॉली दीदी नीचे है। ओके और यस, सो जर्नी आप ही शुरू करते हैं, ख़त्म हम करेंगे। ओके शायद कभी ख़त्म ना हो। हाँ, एपिसोड, ओके, सेशन बोल सकते हैं। अभी सबको प्रिपरेशन का टाइम चाहिए, तो मैं भी सिर्फ अभी लेने जा रहा था, तो तब से ही शुरुआत करूँ। तो एमएचए की जर्नी शेयर करनी है तो वो पिछले 2 साल देख रहा था, और पिछले 2 साल देखते देखते एक बहुत ही छोटा सा किस्सा बीच का है, वहीं से शुरू करता हूँ। लॉकडाउन में ध्रुव भट्ट नाम एक गुजराती लेखक है, उनकी एक अतराफी करके बुक आई थी। वो पढ़ने में आई, जिसमें वो बेसिकली मनुष्य रूप कुत्ते की स्टोरी है, जिसमें एक सारमेई करके कुत्ता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर वो जो कुत्ता है वो वैसे बेसिकली मनुष्य के रूप में है, पर वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ घूमता है, घूमते रहता है, जहाँ उसे लगे कि कुछ करना चाहिए कर लेता है, बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करता है, आगे बढ़ता है। और प्रतिस्पर्धी होते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति में लगे होते हैं, और उनके जो दूसरे कुत्ते होते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति में, ज्ञान बढ़ाने में वो लगे होते हैं, और उसको बहुत ही बोलते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे घूमना नहीं है, देख मोक्ष चाहिए तो पढ़ और ज़्यादा कुछ कर, और ज़्यादा कुछ कर, हमारे साथ आ जा। और वो अपनी ज़िंदगी ऐसा ही बिताता है। तो अभी जब इस 2 साल को देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं सारमेय बनने की कोशिश में हूँ शायद। तो वही सारमेय के शायद मैं आज भी सारे किस्से नहीं बता पाऊँगा, पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेरी जर्नी के किस्से हैं, जो मुझे लगता है कि मैंने दिल से जिए हैं और आपको बताना ही चाहिए, जिसमें मेरा और आपका दोनों को फ़ायदा है, तो वो बताने की मैं आज कोशिश करूँगा। शुरुआत है नवसारी रीजन से। मैं बेसिकली नवसारी से आया हुआ हूँ, और बैकग्राउंड देना है 1 ही मिनट में, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि स्कॉलर स्टूडेंट है जो स्कूल में टॉप कर रहा है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ही पैशनेट है,
जिसके लिए सबको ऐसी मेरे प्रिंसिपल से डांट मिलती थी, लुक लाइक विनीत, ही इज वेरी पोलाइट गाय. सो आई वाज लाइक ओहो वाह. प्रिंसिपल जाते थे तब सब बच्चे मुझे ऐसे बोल के चिढ़ाते थे कि विनीत इतना मस्तीखोर होके पोलाइटनेस कैसे दिखाता है प्रिंसिपल को. ऐसा टाइप ऑफ मेरा बिहेवियर था. और करीबन 12th में मेरे साथ साथ ऐसा रहा था कि मैं बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ ओएसिस के साथ भी जुड़ा था. तो समाज की प्रवृत्तियाँ भी बहुत कुछ कर रहा था. तो स्कूल में और सोसाइटी में मुझे रिकॉग्निशन बहुत ही मिली थी. इवन एक थोड़ा अच्छा काम कह सकते हैं कि मेरे साथ मैंने काफ़ी सारे यूथ्स को, क्योंकि मुझे बोलना पसंद है, मुझे मेरे जैसे जो लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं उनको साथ में मुझे कुछ मिले तो उनको क्यों ना मिले. तो मुझे माने ओएसिस मिला, मुझे पल्लवी दीदी मिले, तो मैं हमेशा ऐसा बोलता था कि अरे वो मज़ा आवे ત્યાં तो આવવું જ પડે, वो मज़ा आवे ત્યાં तो આવવું જ પડે. तो मुझे जो भी मिलते थे, इतने अतरंगी किस्से हैं जो मैं दीदी को भी शेयर किया करता था कि ट्रेन में L3 में जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं और ट्रेन में मिल रहे हैं, तो आपको ओएसिस नहीं पता, अरे रे रे ले मैं बताता हूँ. ऐसे करके मैं सबको कार्ड्स दे बेचता था, मेरा नेचर था. तो ऐसे कुछ बहुत ही काम किए थे और सब जगह कोई रिकॉग्निशन थी. अब ये आता है तो मुझे पता नहीं था, पर थोड़ा थोड़ा वो आ जाता है कि अभी मुझे सब पता है, क्यों सब मेरी बातें सुन रही है. AR में आता हूँ तो स्टोरी शेयर करता हूँ तो सब बातें सुन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मने आवड़े છે કંઈક. हाँ, ऐसी इम्प्रेशन लेके मैं वडोदरा में आया कि और कुछ सीखूं, और मेरी ऐसे MHE में ये एंट्री हुई. तो शुरुआत में सब नॉर्मल चल रहा था. जब का सबका सेटलमेंट पीरियड है तो मेरा भी वैसा ही सेटलमेंट एक पीरियड था. तो वो ख़त्म होने ही वाला था, 1-2 महीने भी हो रहे थे और सब ठीक ठीक चल रहा था. ना कुछ अच्छा किया भी था और कुछ बुरा भी नहीं था. और तब से मैंने एक चेंज ऐसा लिया था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का था और उससे मैंने मेरी मर्जी से आर्ट्स लिया था. और मैंने मेरे पढ़ाई में BA चूज़ किया था, बैचलर ऑफ आर्ट्स चूज़ किया था, जो ऐसे तो स्टेट्स और अकाउंट्स पढ़ने को आता था जिसमें गिनती है, और आई वॉज वेल इन दैट. और यहाँ पे आती है 6 लैंग्वेजेस और सिर्फ एक साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स जो मुझे पसंद है. बाकी सब लैंग्वेजेस है, जो रशियन है, जो इंग्लिश है, जो हिंदी है, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैं शायद ही 2-5 दिन कॉलेज गया था और वहीं पे एक ऐसा मोड़ आया कि जहाँ मुझे हेट होने लगा कि यार नहीं करना है ये, अब मुझे नहीं हो रहा है और नहीं करना है. अभी एक विनीत का पहलू जो ये रिकॉग्निशन के बाहर है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे दिखता बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, પણ એવું કહેવાય ને મનનો પોચો છે, तो ऐसे हिल जाता हूँ. ऐसे पतला हूँ, पर मारामारी करनी हो तो दिखता तो ऐसा हूँ कि मार देगा ये तो किसी को, पर मेरी अंदर से बहुत फटती है, ये सच्चाई है. तो जब कभी भी मुझे ऐसा लगे कि मैं हार रहा हूँ और ऐसा कोई भी डिप्रेशन आए, तो सबसे खराब हालत मेरी खुद की हो जाती है. उसके बहुत ही कॉमन सिम्टम अब मैं देख पाता हूँ तो वो है कि जैसा ही कुछ आए लोड, तुरंत ही घर पे जाके सो जाने का. लोग 8 घंटे तब सोते हैं, मैं सुबह मुझे कोई इंसिडेंट हुआ हो और तब सो जाऊं तो मैं 10 घंटे उठता नहीं हूँ. ये मेरी बहुत ही 2-4 ये बातें हैं. अकेलापन महसूस करना माने अकेला अकेला रहना, और जो तुरंत निर्णय आए वो ले लेना. तो वो और ये बात एक्स्ट्रा है कि ज़्यादातर मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर BA में भी किया था इंटरनल एग्ज़ाम में, तो भी बाद में मैंने ऐसा निर्णय लिया कि मुझे ड्रॉप करना है. और ऑफ कोर्स मेरे क्या कहते हैं स्वभाव के हिसाब से बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा. मैं बहुत टाइम 2-3 महीने ऐसे रहे मेरे कि जहाँ पे मैं सोया रहता था, अकेलापन महसूस करता था, और मैं ज़्यादातर अकेला रह के कुछ ज़्यादा नहीं करता था. एक टाइम ऐसा भी है, मुझे वो छोटी सी बात बतानी है कि एक टाइम मुझे आया कि अब भाई को कॉल कर रहा हूँ, भाई CA है, माने CA की फाइनल एग्ज़ाम में है, और उस टाइम पे
तू कुछ मत कर, मैंने बोला था, क्योंकि डिसीजन मैंने लिया है कि कॉमर्स से आर्ट्स में जाना है और मैं बोल रहा हूँ कि आर्ट्स छोड़ना है। तो भाई ने बोला था, मैंने बोला था आ जा सीए करते हैं। तो मैंने तुरंत ही संजीव भाई को मैसेज कर दिया कि आई वांट टू डू सीए, आई एम लीविंग एमएचई। तो इतने बाद में मुझे पता चला और संजीव भाई ने भी बहुत हेल्प की। तो ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, मैं बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो दिमाग में आता था वो मैं वहाँ पे करता था। हाँ, तो भी उसमें एक बात बहुत महत्व की है कि एमएचई के सिस्टम में रह के कोई कुछ ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो धीरे धीरे मैंने भी काम के जैसे कि एजुकेशन इज़ डाइंग नामक एक प्रोजेक्ट है, वो मैंने शुरू किया। उसमें भी कुछ ना कुछ काम किया। बाद में मैंने पब्लिकेशन का काम शुरू किया, माने बुक्स सेल करने का काम शुरू किया। और वो हम ऐसा एक कह सकते हैं कि कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहा है। पर विनीत को तो एक ऐसे विनीत की हमेशा खोज थी कि जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे, जो उसके लेवल का है। कि जैसे मैंने ईद में 70 लेटर्स हमने पोस्ट किए थे, तो वो तो मेरे लेवल का था ही। उसमें मुझे अचीवमेंट जैसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि हाँ यार इसमें बहुत मेहनत हुई और कुछ किया ऐसे, तो वो नहीं हो रहा था। ऐसे ही मेरे 6-8 महीने बीते और फिर से नेक्स्ट ईयर आया, एजुकेशन ईयर आया। और उसमें मैंने ऐसा निर्णय लिया कि यार अब बहुत हो गया और मुझे आनंद जाना है। माने एक दूसरे रीत से कहूँ तो एमएचई छोड़ना है और मुझे आगे बढ़ना है। अभी बहुत लोगों ने समझाया और बहुत लोगों ने मुझे बिठाया, कम्युनिटी भी बोली। आखिर में तो डिसीजन अपना है, तो मैंने लिया कि मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ। बाद में मैं ऐसा बोलता था तब भी, आई थिंक मेरे एक दोस्त ने बोला था कि विनीते तो बधा એવું કહે પણ પછી પાછા કોઈ ના આવે। मैं तभी भी बोला था उनको कि देख, मुझे आज ऐसा लगता है, कल लगेगा ना तो मैं फिर से आ जाऊंगा। आज तो ऐसा लग रहा है तो मैं जा रहा हूँ। बहुत ही अभी भी वो अकेलापन साथ में लेके जा रहा था। पर तब एक नई शुरुआत करते हैं तब कैसे करते हैं, तो वो एक जोश मेरे में आ गया था। ऐसा मैं शायद कह सकता हूँ कि आपको पता नहीं होगा पर मैंने 8 पेज का एक मेरी वैल्यू लिस्ट बनाई थी। हाँ, एक कंडीशन थी कि मैं जाऊंगा ना तो भी वहाँ पे भी एमएचई की ज़िंदगी जीऊंगा और ओएसिस के साथ ही काम करूंगा, ये मेरी कंडीशन थी। और मैंने वो 8 पेज की वैल्यूज़ बनाई थी। मैं तब हिमालय के सफ़र में था, तो तब भी मैंने बहुत कुछ वैल्यूज़ बनाई थी, बहुत प्रिपेयर किया था। और अंदर से ऐसा है कि अब जाके सब चेंज कर दूंगा, देखना, और खुद की किस्मत बदलूंगा। और वो होता है ना कि मूवी में जब वो हीरो जब गिरता है तब एक गीत बजता है और गीत में ही सारी प्रैक्टिस बता देते हैं। तो मेरी भी कुछ वैसा ही चल रहा था कि तकदीर ऐसे बदलती है। वो हीरो की टाइप में मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे बदल जाएगा और सॉन्ग अभी बज ही रहा है, अब जाके सिर्फ करना है। तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ होगा। पर ये मेरी सबसे 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 पहली सीख, जो मैं 5 ही दिन में वहाँ पे जाके सीख गया कि हूँ तो हूँ ज रहवानो। मैं तो मैं ही रहूँगा, चाहे मैं कहीं पे भी चला जाऊँ। 2-3 दिन सब वैल्यूज़ फॉलो की, एक्सरसाइज किया, ये किया, वो किया। चौथे दिन वही तकलीफ कि विनीत तू फिर से डिप्रेशन में आ जाता है, विनीत तू फिर से इरेगुलर है। वहीं जहाँ विनीत ने छोड़ा था वहीं से सब शुरुआत हुई। अब आनंद था, एमएचई की सिस्टम नहीं थी, तो ज़्यादा तकलीफें थी। क्यों? क्योंकि घर खुद से ढूंढना था। बहुत मेहनत के बाद घर ढूंढ भी लिया। तब बात ऐसी हुई कि घर पे पंखा नहीं है, तकिया नहीं है, चद्दर नहीं है, तो वो खुद से मैनेज करने थे। उस टाइम गर्मी के दिन में, मुझे आज भी याद है कि गर्मी के दिन थे, हम 3 लोग थे और पंखा नहीं है, और वहाँ हम 10 दिन गुजारे थे। जैसे ही बारिश आई, तो अब इतनी बारिश आई कि हमारे घर में 2 फुट क्या कहते हैं, पानी आ गया था। घर के अंदर 2 फुट पानी आ गया था, और तब इतने जल्दी 2 मिनट में घर में अंदर आ गया था, और तब हम सो रहे थे। ऐसी ऐसी तकलीफ़ें भी आई। काम करने माने हमको खाने, शुरुआत में हम बाहर खाते थे, बाद में बनाना शुरू किया। बाहर खाना जाना होता था तो जाने का 2 किलोमीटर, आने का 2 किलोमीटर, और ऐसे 3 फेरे तो 6 किलोमीटर हो जाते थे। काम भी करते थे तो व्हीकल नहीं था उस टाइम पे, तो स्कूल्स बहुत पास नहीं होती थी, तो 10-15 किलोमीटर ऐसे चल लेते थे। यूथ्स की जो प्रॉब्लम आती है वो आती ही है। क्यों? क्योंकि आनंद एक नया शहर है, उसमें ओएसिस का लगभग कोई काम
फिजिकली किसने वहाँ पे किया नहीं है। और जब पेरेंट्स से बात करने की आती है कि ऐसे बच्चे को ઓએસિસ વેલીઝ ભેજો તો તમારું ટ્રસ્ટીઝ ક્યાં છે, કોઈક મોટાને બોલાવો પછી આપણે એમની જોડે વાત કરીએ। ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आती थी। प्रिंसिपल्स बोलते थे कि ये हम इंटरेस्टेड नहीं है, आप कोई बड़े को बुला के लाओ, बाद में बात करेंगे। और तब कोई है नहीं, मैं ही हूँ, ऐसी वाली फीलिंग वहाँ पे होती थी। और तब आपको ऐसा होगा, और मुझे भी ऐसा आज भी क्वेश्चन होता है कि तब तूने कैसे संभाल लिया। क्यों? क्योंकि तू बड़ौदा में नहीं संभाल पाया ऐसी डिफ़िकल्टीज़, और तुझे डिप्रेशन आ जाता था, तो तू तब कैसे संभाल पाता था। तो उसका एक छोटा सा मेरे पास अभी रीज़न है कि मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी डिसीजन लिए हैं ना, तो मैंने खुद से लिए। पापा ने, मम्मी ने बहुत सी छूट दी है, ओएसिस ने भी बहुत सी छूट दी है, तो मैंने जो भी निर्णय लिए तो खुद से लिए। किसी को ब्लेम करने का अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। पापा को बोला कि अब नहीं होगी मिस्टेक, अब तो मैं सब कुछ करूँगा ही, आनंद जो के सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा मैं बोलता था। और ऐसे करके मैं आनंद आया। तो अब मरना नहीं है, वो तो क्लियर था। तो अब करो क्या, जाओ कहाँ, कोई ऑप्शन नहीं था। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अब फेस करने के सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उखाड़ ना लूँ तो मुझे संतोष नहीं है, तो कुछ तो करना होगा, तो लड़ना होगा। तो कोई जब ऑप्शन नहीं है तो लड़ लेते हैं। चलो भाई, किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि चूज मैंने किया है। वो चूज करने में एक बहुत ही बड़ी परेशानी, हम सबको लगता है कि हमको लाइफ इंडिपेंडेंटली चाहिए, पर जब मिस्टेक होती है तो वो चूज करने का, चूज करके भी मिस्टेक होती है तो वो थोड़ा होता है, पर कोई ब्लेम करने को नहीं है। तो तब एक शुरुआत हुई, तब एक एक्सेप्टेंस आया कि यार नहीं, अब कुछ करना है तो चलो करते हैं। तो और धीरे 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 आनंद रीजन में काम शुरू हुआ। पहले मैंने मिसाल से शुरू किया, और आज भी माने अनोखी यहाँ बैठी है तो ऐसा लगता है कि ना आनंद जिंदा है, मेरा काम मरा नहीं है। तो वो एक ऐसा कह सकते हैं कि लाइव एग्जाम्पल है जो हमने मिसाल थ्रू शुरू किया, बाद में एकिटीज़, और धीरे 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 करके हमने आनंद में लाइफ कैंप भी शुरू किए, जो करीबन 1 महीने में मैं 4 से 5 लाइफ कैंप भी करता था उस टाइम पे। और ऐसे परिस्थिति सुधरने लगी। बाद में जब ऐसे सुधरने लगी तो एग्ज़ाम तो हल्की फुल्की चीज़ थी। मैं सीरियसली कहता हूँ 6 घंटे से ज़्यादा मैंने एक भी एग्ज़ाम में नहीं पढ़ा है। और एमएचईज़, सब एमएचईज़ के लिए ये कॉमन बात है कि एग्ज़ाम को हम महत्व नहीं देते तो भी हम टॉप कर लेते हैं, और ऐसे ही मैंने भी टॉप कर लिया। और ये छोटी सी बात है, पर ऐसी धीरे धीरे छोटी छोटी बातें हो जाती है ना, और खुद से करते हैं ना, तब एक कॉन्फिडेंस होता है। वो मैंने 12वां में 12th में ट्यूशन लेके वो जो किया, वो कॉन्फिडेंस कुछ अलग है। और खुद से टाइम ना देखे भी टॉप किया, खुद से 4 लाइफ कैंप किए, तो वो बात एक अलग रीजन में खुद से कुछ किया तो उसकी बात अलग है। और वो कॉन्फिडेंस मेरे में धीमे धीमे आने लगा, धीरे धीरे से आने लगा, और डिप्रेशन का वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंत होने लगा। और बाद में पहले से मैं ये बोलते आया हूँ कि कोरोना तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी मिठाई ही है, क्योंकि उससे मुझे फिर से वडोदरा आने का एक मौका मिला। सही है कि वडोदरा, आनंद में रह नहीं सकता कोरोना में, तो और मैं संजीव भाई को मैसेज कर दिया था कि अब तुम बोलो तो हूँ वडोदरा आऊँ, बाकी પછી तुम ना कहो तो हूँ घरे जाऊँ। तो संजीव भाई बोला मैं क्यों ना बोलूँगा, तू आजा। और वहाँ पे एक सिस्टम एक ऐसी चीज है कि अकेले करो तो बेस्ट है, पर ना हो और उसको टाइट कर सके, इसीलिए तो हम एमएचई में आए हैं। घर पे हो पाता तो हम घर पे ही कर लेते। तो सिस्टम बहुत ही हेल्प करता है। माने 9 से 10 घंटे काम करना वो मेरी आनंद की चीज़ नहीं थी। 5 रोज के 2 घंटे रीडिंग करना वो मेरी एमएचई की आदत नहीं, आनंद में जर्नी की आदत नहीं थी। तो वो सब यहाँ पे शुरू हुई। अभी जब मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, तो मुझे हो रहा था कि यार अभी तो आनंद की जर्नी थोड़ी शुरू हुई थी, अब क्यों बंद हो गई कोविड के लिए। पर आई थिंक विनीत की जर्नी अब चालू होने वाली थी, तो मैं यहाँ पे आया और काम करने लगा। और जब काम करने लगा तब धीरे धीरे अब यहाँ पे वडोदरा में मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लगा, रात को पढ़ने लगा। बहुत ही अच्छी बात जो मैंने थ्रू आउट द जर्नी मेरे मिस नहीं की है, वो है मेरी डायरी। और मेरी डायरी को हमेशा लिखते रहना। आज भी वो रिफ्लेक्शंस पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि देख क्या से क्या हुआ है, वो देख पाता हूँ। तो वो सब की वहाँ पे शुरुआत हुई। एमएचई का जो महत्वपूर्ण कोर्स है, हमने जो एक्सपांशन किया, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसके जो रिक्रूटमेंट्स है,
उनके में मैंने लीड रोल पहले लेने शुरू किए, और बाद में डेटाबेस है हमारा, जो OM का मूवमेंट है, उसका स्टेटिस्टिक्स है, उसमें मैंने लीड रोल लेना शुरू किया, जिम्मेदारी लेनी शुरू की। और तब जाके मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो जो विनीत था, जो एक साल में सिर्फ 3-5 हज़ार की प्रोडक्टिविटी करता था, उससे करीबन 3x वो पहुंच पाया, 3x जंप वो ले पाया। तो वो शायद एक MHE की सिस्टम की और विनीत की एक अच्छी सी और बड़ी सी कहानी है। एक बात और जो मुझे सुनानी चाहिए कि वैल्यूज़ की बात, जो थॉटफुलनेस है ना, मैं वैल्यूज़ को थॉटफुलनेस ज़्यादा कहता हूँ, कि उसमें सब में वाई क्लियर है। वो बात मुझे यहाँ से सबसे अच्छी कोई सीखने को मिली है ना, और 2 साल के बाद मैं लेके जा रहा हूँ, तो वो बात है। मैं बहुत ही एक अच्छा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि मैं आनंद जब रहता था, तब मैं PG में भी मैंने 2 महीने गुजारे हैं। PG माने पे इन गेस्ट। अब उसमें आनंद में ऐसी सिस्टम है कि आपके रूम में 2 लोग हैं, दूसरा कौन है वो आपको पता नहीं, वो जो आए जो। और ऐसे ही मेरा कोई रोहन भाई करके एक मेरा क्या कहते हैं रूममेट था, वो हमारे साथ था। मैंने करीबन वही वैल्यूज़ में जी रहा था, MHEs की भी आनंद में, और उनको पता था कि मैं रेगुलर एक्टिविटी करता हूँ, मैं डायरी लिखता हूँ, मैं कॉलेज का भी संभाल लेता हूँ। और हमारी हमेशा बात थी, मेरे लिए रोहन भाई माने एकदम डिसिप्लिन वाले, पढ़ने वाले और एकदम शरीफ आदमी, जो मेरे साथ हमेशा किस्से शेयर करते थे। 2 महीने के बाद जब मेरा मैं जाने वाला था, तब मेरा एक दोस्त आया, और वो भी उनके साथ ही था, उनका भी फ्रेंड था, और हमसे बातें करने लगा। तब रोहन भाई ने 2 महीने के बाद, ये मुझे पता चल रहा है, ये मेरी इमेज थी रोहन भाई के, तो उन्होंने बात में एक गाली निकाली। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रोहन भाई को मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो मैंने पूछ लिया कि रोहन भाई आज શું થયું ગાળો अचानक કેમ ગાળો बोलता થઈ ગયા, आप गाली क्यों दे रहे हो अचानक से? तो उनका रिप्लाई मुझे आज भी याद है कि ना विनीत, હું ગાળો નથી આપતો, હું ગાળો હંમેશા આપું જ છું, આ તો તારી સામે ક્યારેય નહીં। मुझे ऐसा लगता है कि रोज सुबह 3-4 घंटे और शाम को 3-4 घंटे 2 महीने हमने बिताए, और उन्होंने ये कहा कि तू कभी बोलता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसी बातें कभी करनी नहीं चाहिए, बाकी ये मेरा रेगुलर है। मुझे इतना अच्छा लगा, और ऐसे कई सारे मेरे एक्सपीरियंस है। और आज मुझे आत्मजा दीदी की हिमालय वाली स्टोरी याद आती है, कि दीदी ने हिमालय में हमको एक स्टोरी शेयर की थी कि हम जैसा बर्ताव करते हैं ना, सोसाइटी उसी का एक रिफ्लेक्शन है। माने सोसाइटी हमारे साथ कुछ करती है ना, तो शायद हम उसी के लायक हैं। और मुझे यहाँ पे ये वैल्यू की पार्ट बहुत ही क्लियर होती है, कि ऐसे हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, जिसमें जो लोग को करना है वो करे, पर वो मेरे साथ ऐसा नहीं बिहेव करेंगे। वो मुझे पता है बिकॉज ऑफ मी, कि मैं ऐसा बर्ताव करता हूँ। और ऐसी छोटी बातों में ये वैल्यू की पार्ट मुझे हमेशा MHE की सबसे बड़ी गिफ्ट लगती है। और यस, उसी के साथ बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। अभी एक संजीव भाई का वाक्य सिर्फ याद आ रहा है कि मैं आनंद में था, और बहुत ही वो पहला 4-5 दिन था ना, जब मुझे रियलाइज हो गया कि अब ये नहीं होने वाले और तकलीफें और आ रही है, तब मैंने उनको बहुत कुछ लिखा था कि संजीव भाई ये तकलीफ हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, और अब क्या करूं। तब उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी थी, जो मुझे आज भी याद है, कि जीवन मुश्किल છે એવું જ્યારે સ્વીકાર્યું ના હોય ને, ત્યારે કદાચ તકલીફો વધી જાય। अब आज मैं वो देख सकता हूँ कि यार, मैंने जब एक्सेप्ट किया कि हाँ, लाइफ में डिफ़िकल्टी आने वाली है, उसकी कोई बात नहीं है, उसमें कुछ हैरान होने वाली बात नहीं है, तब ज़िंदगी अच्छे से जी पाते हैं। वो मुझे अभी भी लगता है। तो बस, थैंक यू। So many U-turns, no? सबसे
जो उभर के आती है वो बात ये है कि तुम ब्रेवली अपने आप को देख सकते हो। जब भी कुछ करते हो तो जब रिजल्ट नहीं आता है, फेल हो जाते हो, तो जो वापस मुड़ के देखना होता है ना कि मैंने गलती की, अभी मुझको उसको सुधारनी है, वो जो ब्रेवरी है ना वो अच्छे से बहुत अच्छी है। और मैं समझता हूँ कि जो आप डायरी लिखते हैं, रिफ्लेक्शंस करते हैं, अपने आप को देखते हैं, वो बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक, सो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमने अपने आपके अंदर देखी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि एक बार तुम जो काम लेते हो उसको बहुत क्वेश्चन करके समझते हो, बाद में ओनरशिप खुद खुद ब खुद आ जाती है आपकी, तो बहुत अच्छे से कर पाते हो। ऐसा मेरा लास्ट एक्सपीरियंस ओएसिस मूवमेंट, वो अपनी जो पोर्टल और ऐप है उसके साथ, और आपने जो मिसाल सोशल लीडरशिप में जो किया, वो कि क्वेश्चंस करके आप पूरा क्लियर कर देते हो, बाद में इतनी अच्छे से ओनरशिप आ जाती है कि बोलना नहीं पड़ता है, वो होता ही काम हो जाता है, मुझे फॉलोअप भी नहीं करना पड़ता है, सामने से मैसेज आता है कि ये सब हो गया है। सो वो जो है वो आपकी बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपके अंदर देखी है। और वो ये शायद ये 2 साल के आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा उभर के आई है, अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा शार्प हो रही है। और खुद को फेस करना, वो जो आप कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपकी जर्नी में भी बहुत काम आएगा और अब तक बहुत अच्छे से काम आई है। So that was very important for him. विनीत के लिए अगर मुझे कुछ कहना हो, विनीत को मैंने काफ़ी सालों से देखा है, यानी लगभग जब से उसने L3 ज्वाइन किया 3-4 साल पहले 4-5 साल से मैं उसे जानती हूँ। तो हमेशा उसकी जो स्टोरी है, ये विनीत है, ये विनीत है, ये विनीत ऐसा कर रहा है, तो मुझे क्यूरियोसिटी होती थी यार ये विनीत है कौन, अब मुझे सच में जानना पड़ेगा कि विनीत कौन है। सो ऐसे मेरी विनीत के साथ जर्नी स्टार्ट हुई, मुझे पता चला कि वो वहाँ पे इवेंट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, बट अगेन मेरे दिल में था ओके बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, बट ओके कर रहा है। लेटर ऑन जो रिस्पेक्ट मेरी इस लड़के के लिए बढ़ी है, यानी उसकी जो जर्नी मैंने देखी है, यानी कोई भी काम के लिए विनीत मना नहीं करता है, यानी कुछ भी बोलो तो यस दीदी ये हो जाएगा, ओके दीदी। सो इनफैक्ट जो उसने बहुत थोड़े से उसमें बताया कि उसने लीडिंग रोल प्ले किया था, लेकिन एमएचई का जो रिक्रूटमेंट था और केईएफ का जो हमने रिक्रूटमेंट किया था जिसकी जय भाई ने कल स्टोरी बताई थी, तो एक्चुअली ही वॉज द पर्सन, अगर विनीत नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। सो एक्चुअली तो मुझे मोर देन 80% का जो क्रेडिट है वो मुझे विनीत को देना पड़ेगा कि वो बिहाइंड द स्क्रीन रोल प्ले कर रहा था, लेकिन अगर स्क्रीन के बिहाइंड कोई नहीं होता है तो स्टेज पे परफॉर्म करने वाला भी परफॉर्म कैसे करेगा अगर स्टेज ही नहीं है तो। सो दैट्स द क्रेडिट विच आई वुड लाइक टू गिव हिम। एंड बीइंग अ फैसिलिटेटर, जब विनीत वापस आया, सो दैट वाज सो थैंकफुल मोमेंट फॉर मी ऑल्सो कि मुझे एक साथी मिल गया, यानी एमएचई का कोई भी सेशंस हो कुछ भी हो तो मैं हमेशा विनीत के भरोसे, यार विनीत है ना कर लेगा, विनीत है ना तो चिंता की बात नहीं है, विनीत है ना तो वैल्यूज पार्ट हैंडल कर लेगा। सो दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी ही हैज़, और उसका जो डिसिप्लिन है, आज भी मैं उसे सैल्यूट करती हूँ उसकी डिसिप्लिन के लिए, जहाँ पे आई गेस अभी भी मुझे जो एरिया में स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन विनीत इज दैट पर्सन की हमेशा टाइम पे होता है, और ऐसा नहीं है कि एक बार और किसी एक लोगों ने बोला है, बारी बारी सारे एमएचईज भी विनीत भाई जैसा बनना है, विनीत भाई जैसा बनना है। एंड एक्चुअली आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक हिम कि यार विनीत का क्या लेवल ऑफ डिसिप्लिन है। सो वो जो जर्नी मैंने देखी है कि ओके ओके टू हीरो, एंड वो जो रिस्पेक्ट कमाया है दैट इज फॉर वो आपने खुद कमाया है, एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आत्मजा की बात में 2 चीज़ें, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, मगर ही इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटेटर, यानी यंगेस्ट फैसिलिटेटर जो आत्मजा के लिए भी बोला जा सकता है, वैसा ही विनीत को यदि हमारे पास कोई नहीं है और हमको शॉर्ट नोटिस पे कोई भी L3 करना हो, DIC करना हो,
या फिर लाइफ कैंप तो ऐसे ही कर लेगा चुटकियों में। तो हम तुरंत ही कुछ हो गया कोई फैसिलिटेटर को और किसी को अपॉइंट करना है तो वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हिम। सो इतने अच्छे से वो कंसेप्ट और वैल्यू उसने अपनी L3 के दरमियान जिए हैं, लिए हैं, खुद के साथ जो काम किया है, तो उसकी वजह से वो बहुत ही अच्छे से यूथ्स को टच करता है और यूथ्स की भी उसके साथ मिल-जुल जाते हैं और सीखते हैं उसके पास से। दूसरी चीज़ मैं थोड़ा पीछे भी जाऊँगी, नॉट जस्ट MHE बिकॉज़ ही वाज़ इन L3। तो मुझे पता है कि जो उसकी जर्नी है ना वो डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, वो जर्नी पे बहुत काम किया है शायद, जितना मेरा मानना है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है कि अपने माइंड को देखना, अपनी फीलिंग्स को देखना, और ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। मुझे पता है कि डिफ़िकल्ट चीज़ टू कन्फेस, जो मुझे पता भी नहीं है, मैं मान लो वो मेरे साथ था L3 में, मैं उसकी फैसिलिटेटर थी, मुझे कुछ पता भी नहीं चलने वाला था कि उससे क्या हो गया। मगर वो 2 घंटे लेगा, 4 घंटे लेगा, मगर वो बात बोले बिना नहीं जाएगा कि कुछ भी गलत हो गया है, तो ही विल ऑलवेज़ टेल। तो ये एक चीज़ है। फिर बहुत ही अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को आ ही जाते हैं हम लोग, और फिर वो चीज़ को कंट्रोल करके, तो जो डिसिप्लिन की बात आत्मजा ने बताई ना, शायद वो रिफ्लेक्शन, पूरा डिसिप्लिन हम बोलते हैं, वो ये चीज़ पे भी बहुत काम किया है और बहुत ब्यूटीफुली काम किया है। और मेहुल भाई की बात में मैं ऐड करूँगी कि नॉट जस्ट MSLDP, मगर लास्ट में उन्होंने जो बताया कि 3, 4, 5 के था प्रोडक्टिविटी, वहाँ से कितना हुआ मैक्सिमम? हाँ, 18-20 तक गया। तो उसमें लास्ट में तो ऐसा था कि हम लोग बहुत ही, कुछ भी हो तो ही वॉज़ द रिलायबल पर्सन। यानी कोविड का पूरा सिस्टम था, तो हम लोग, वो नहीं होता तो हम लोग काम नहीं कर पाते। तो एक-एक आदमी को गूगल फॉर्म करना, सिस्टम करना, सब कुछ करना, और फिर उसके साथ-साथ दूसरा भी कुछ किया लास्ट में, डेटाबेस का भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। और जो उन्होंने बहुत छोटी-सी उसमें बता दिया 2-3 लाइन में, मगर ये जो था कि ओनरशिप लेना और रिलायबल होना, और भी क्या होता है लाइफ में, वो थोड़ा लंबा बताना चाहिए था, कभी बताना कि 3-4-5 हज़ार से लेकर कोई आदमी सीधा 20 पे पहुंचता है, तो इंटरनली क्या हुआ होगा। तो वो जो रिलायबिलिटी और ओनरशिप हम सबके अंदर, उसके ऊपर आ गया, हमको भरोसा कि उसको काम देते हैं ना, हो जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है। इवन उसका जो हम्बलनेस है, Yes. डिसिप्लिन के बाद अगर मुझे कोई एक चीज़ के लिए रिस्पेक्ट हो विनीत को लेके, सो उसका हम्बलनेस का जो एटीट्यूड है, जो कामनेस है, जो रिस्पेक्ट जो वो दूसरों को देता है कि ओके मैं कर लूँगा, और जो रिफ्लेक्शन वो शेयर करता है, इवन अभी भी उसने जो एक बात अगर वो सीख लेता है तो इतना ऑनेस्ट है कि कुछ भी हो, उससे कोई भी गलती हो, कुछ अगर वो सीख रहा है तो इतना ऑनेस्टी से वो चीज़ को देखता है, एक्सेप्ट करता है और शेयर करता है। यानी अ, अगर मतलब मैं सच बोल रही हूँ, थोड़ा भी, इतना भी मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसके जैसा हम्बल इंसान स्पेशली सीखने के लिए, जो ईगो को साइड पे रख के काम करे। Yes. ईगो इतना बड़ा होता है कि यार हमने कोई गलत स्टेप ले लिया हो और वापस कम बैक आके वापस शूट अप होना, दैट इज अ सो डिफिकल्ट जॉब। और एक बार नहीं, और एक बार-बार, बार नहीं, यस, बार-बार, तो वो पूरा उन्होंने यस, साबित कर दिया कि ही इज़ दैट पर्सन। यस। ह्यूमिलिटी का एग्ज़ाम्पल है पूरा, कि मैं अपना डिसीज़न्स लूँगी, मगर जैसे पता चला ना कि मैं गलत था, तो वो एक पल की भी राह नहीं देखेगा और तुरंत लिख देगा कि मुझे लगता है अभी मुझे लाइफ में ऐसा करना चाहिए। दीदी को, पर शायद पहले की जर्नी थी। मैं ऑनेस्टी, एक बात है जो सीखते रहने की बात है ना, वो शायद दीदी बहुत ही अच्छे से सिखाई है। मुझे आज भी याद है, मैं इतना ऑनेस्ट था, मैंने, बहुत ही फनी है, उससे शायद एंड करते हैं कि मैं इतना ऑनेस्ट था सबको लेके, खास करके दीदी को, कि मैं पहली L3 में आया था ना, तब दीदी को बोल रहा था कि दीदी दीदी पहली छोकरी છે ને, મને બહુ ગમે છે। रियली बहुत ही फनी है, पर मैं इतना ऑनेस्ट था कि मुझे जो लगता था वो मैं बोल देता था, और मुझे लगता है कि ये करना चाहिए तो मुझे करना चाहिए। और दीदी का भी सपोर्ट रहा था, दीदी ने ना वो सपोर्ट नहीं था, समझने का।
सो ये थे विनीत भैया, जिनको सब एमएचीज के भी बहुत प्यार है विनीत भैया। तो अभी नेक्स्ट जो स्टोरी है, ऐसा तो हमने सुना है कि इंडिपेंडेंट बनना और वो स्टेप लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक बार डिसाइड भी कर लिया कि अभी इंडिपेंडेंट बनना है और सब छोड़ के आगे बढ़ना है, लेकिन फिर इंडिपेंडेंट बनने की जो जर्नी होती है उसमें भी कितने सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो भी इजी नहीं है। एक बार डिसाइड कर लेने से बन नहीं जाते। तो वो जो जर्नी है पूरी, कि एक बार डिसाइड कर लिया लेकिन फिर वो जर्नी में कितनी सारी तकलीफ़ें आती है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं है। फिर भी ऐसा नहीं है कि चलेगा, फिर भी इंडिपेंडेंट बनना ही है, किसी भी तरह बनना है और हर प्रॉब्लम का सामना करना है। तो वो चीज़ हमें जो सिखाती है, और प्यारी सी हमारी करुणा दीदी, उनको मैं आगे बुलाऊंगी कि वो अपनी जर्नी शेयर करेगी। टाल ही नहीं सकती। और बिगिनिंग में कि हार्ड वर्क हम सब बोलते हैं, मगर व्हाट इज़ हार्ड वर्क ना, उसके लिए करुणा एमएचई में आई ना, उस दिन से हमको देखना पड़ता है कि व्हाट इज़ हार्ड वर्क। कुछ भी हो, कहीं पे भी क्राइसिस हो, और ख़ास करके सबको खिलाने का, यानी शी वॉज मदर टू एवरीबडी। तो सब एमएचई को खुद खाना बनाना पीछे से हमने किया था, पहले दूसरी सिस्टम थी, और उसने इतना हार्ड वर्क किया है सब जगह पे, वो शायद पूरी स्टोरी में सुनने को मिलेगा। ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીબડી. ઓકે, પહેલાં હું મારી એમએજી એટલે લાઈક હું એમએજીમાં આવી, सॉरी हाँ, जब मैं एमएजी में आई उससे पहले मेरी घर पे लाइफ कैसी थी मैं वहाँ से शुरुआत करूँगी। कि मतलब मैं एकदम बहुत सिंपल लड़की थी, मतलब कि घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ऐसे ही मेरी लाइफ थी 12th तक। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ या बाहर खाना पीना, ऐसा कुछ नहीं था, बस इतना ही। और कुछ भी मतलब काम हो, लीगल वर्क हो या कुछ स्कूल रिलेटेड हो या बैंक में कुछ भी हो, तो मुझे आता सब है, लेकिन वो कैसा है कि पापा आएंगे साथ तो पापा के साथ जाना है, ऐसा मतलब उनको ही आगे करके जाती थी सब। ऐसे ही मेरी सिंपल लाइफ थी। फिर 12th आया तो 12th में मतलब मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पे 2 डीआईसी किए थे, लेकिन उस डीआईसी में किसी को पता भी नहीं था, मतलब फैसिलिटेटर को भी मतलब इतनी शांत रहती कि फैसिलिटेटर को भी ऐसे पता नहीं चलता कि हाँ ये लड़की भी है कैंप में। ऐसे मतलब मैं कुछ बोलती नहीं थी, किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड्स जो आते थे उनके साथ ही, मतलब हाँ मैं इनको पहचानती हूँ तो इनके साथ ही खाना पीना। एक्चुअली तो उसमें ऐसा ही होता है कि फ्रेंडशिप करो, सामने से सब आके मुझे बोलते भी थे, लेकिन मेरा ऐसा कि हाँ वो बोलते हैं तो हाय हेलो बस उतने तक ही था। फिर अचानक पता नहीं मेरा L3 कंटिन्यू था। जब मैं 12th में आई तो अचानक से मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, अभी नेक्स्ट ईयर तो मैं कॉलेज में आ जाऊंगी, तो मुझे ओएसिस फुल टाइम ज्वाइन करना है। तो मैंने तब से ही सोच लिया कि कॉलेज में तो क्या है, अभी लेक्चर्स अटेंड करो नहीं करो, और मुझे पहले था कि एमएसयू में ही जाऊंगी ऐसा। तो तब से मुझे ऐसा था कि मैं ओएसिस ज्वाइन करूंगी। और फिर 12th में आई, डीआईसी कैंप आया, और डीआईसी में उस डीआईसी में मुझे पता नहीं, मुझे भी खुद नहीं पता, लेकिन कैसे मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उस डीआईसी में सभी केस मेरे ही होते थे, मतलब कोई केस ही नहीं डालता था। पता नहीं वो डीआईसी में सब बच्चे ऐसे ही थे कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो वो लोग ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत हो रहा है तो हम बोले ऐसा। सभी केस मेरे ही होते, तो सभी बच्चे मतलब मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे उस डीआईसी में कि सबको ऐसा कि हर रोज़ तेरा ही केस होता है, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं वो विलन जैसा हो जाता है ना, वैसा हो गया था डीआईसी में मेरा। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, L3 में आई, फिर L3 में मुझे मतलब एमएचई के बारे में पता चला। तब मतलब इतना डीप में नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होगा इतनी डीप में, मतलब इतने आगे जाऊँगी मैं ऐसा। सिर्फ मुझे पता चला और मैं आ गई 2 साल के लिए मम्मी पापा को बोल के कि मैं जा रही हूँ 2 साल के लिए। फिर एमएचई की जर्नी स्टार्ट हुई, हमारी प्रोसेस हुई, हम वडोदरा में शिफ्ट हो गए सब कुछ। फिर अभी हमारी वहाँ पे हमको देखा जाता है कि इसकी स्किल किस में है, उस हिसाब से हमें काम दिया जाता है। तो एक डेढ़ महीना तो ऐसे ही लग गया कि मेरी स्किल किस में है। तो मुझे मेरा राइटिंग बहुत अच्छा था, मतलब मैं अच्छा लिख सकती थी, ऐसा स्टोरीज वो सब। वो तो मेरा काम चालू हुआ, लेकिन वो पूरा दिन नहीं हो सकता ना मुझसे, तो वो उसके साथ मुझे दूसरा भी काम दिया गया कि डीटीपी का काम।
अभी सुबह हर्ष ने बताया कि कंप्यूटर मतलब नाम का ही था, मतलब 10th में कंप्यूटर ही लिया था, लेकिन वो स्कूल में सिर्फ क्या कि मेरी फ्रेंड ले रही है, ये ले रहे हैं, तो ऐसे ही ले लिया था, लेकिन एक्चुअली में पता भी नहीं था कि उसको शट डाउन कैसे करते हैं, कुछ भी पता नहीं था। और यहाँ पे आके मतलब डीटीपी का काम करना, पहले 3 महीने तो ऐसे ही निकल गए। और आई टाइपिंग की बात, तो उसमें मतलब मैं लेफ्टी हूँ, तो मुझे राइट हैंड से काम करना नहीं आता, मतलब फटाफट नहीं कर सकती मैं। तो मैंने डीटीपी मैंने मैं एक उंगली से मतलब टाइपिंग करती, तो मैं पूरा दिन में सिर्फ 3 पेज ही टाइप कर सकती थी। फिर मेरी धीरे मतलब ये मेरी डीटीपी की ऐसी जर्नी है, तो धीरे धीरे मेरे में इम्प्रूवमेंट आया, और अभी मतलब एमएचई के एंड में मैं दिन में 20 पेज टाइप कर सकती थी, इतनी मतलब मेरी ग्रिप आ गई थी। और फिर धीरे धीरे मतलब कैसा आया, मेरे बहुत सारे क्या बोले, बहुत ऐसी स्टोरीज नहीं है मुझे कि मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है, लेकिन मेरे पास इतनी छोटी छोटी स्टोरी है कि वहाँ मैंने अचीव किया है, और स्ट्रगल्स भी इतनी ही आई है उसमें। तो उसके बाद अभी आई प्रोडक्टिविटी की बात। 3 महीने तो मेरा ऐसे ही डीटीपी में वो सब सीखने में ही चले गए। फिर भी प्रोडक्टिविटी मतलब 2-3 हज़ार इतनी ही आती। फिर एक बार संजीव भाई ने ग्रुप में मैसेज डाला कि अगर किसी को मतलब ऐसे कोई हाउस वर्क है, हाउस कीपिंग है, ऐसे कुछ में इंटरेस्ट है, तो हम लोग ऐसा भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अभी हम सब साथ में रहते हैं गर्ल्स, तब हमारा खाना अलग अलग घर में बनता था, मतलब बॉयज़ हाउस बॉयज़ में, बॉयज़ उनके घर पे, और गर्ल्स मतलब वो लोग उनके घर पे खाना बनाए। तो तब तो हमने कैसा डिसाइड किया था कि 8-8 जन लोग, 8-8 है, तो हम 2-2 मतलब खाना बनाए, क्योंकि किसी को एक्सपीरियंस नहीं था, तो अकेले इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाए। तो तब हम 2-2 लोग मिलके खाना बनाते थे सबके लिए। तो अभी ऐसा संजीव भाई का मैसेज आया, तो 1-2 दिन मैंने सोचा, फिर मैंने उनको मैसेज किया कि कुकिंग का काम मैं करूँगी, मतलब सबके लिए मैं खाना बनाऊँगी। मुझे ऐसा ही था कि मुझे सिर्फ़ गर्ल्स के लिए खाना बनाना है, मुझे ऐसा नहीं पता कि पूरी कम्युनिटी के लिए बनाना होगा, तो मैंने तो हाँ बोल दिया। फिर मीटिंग हुई, तो उन्होंने मीटिंग में सबके सामने बोल दिया कि ये सबके लिए खाना बनाएगी। मैंने बोला ठीक है, चलो करते हैं ये भी। और हाँ, मैं घर पे खाना नहीं बनाती थी, जब मतलब एमएचई में आई थी उसके पहले, मुझे सिर्फ़ रोटी बनानी आती थी, उसके सिवा मुझे और कुछ बनाना नहीं आता था। फिर ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा पता चला कि मुझे मंडे से स्टार्ट करना है, मुझे वो दिन भी याद है। तो ऐसा मुझे पता चला, लेकिन सडनली दोपहर को मेहुल भाई आया और मुझे बोला कि तुझे आज शाम से ही सबका खाना बनाना मतलब शुरू करना है। जो कुछ भी हमारे पास अभी अवेलेबल है उससे ही आज से शुरुआत करो, फिर हम धीरे-धीरे सेटल करेंगे। तो शाम को 5 बजे शुरुआत करनी थी। अभी वो तो मुझे किचन में अकेला रख के चले गए। मुझे मतलब माप भी नहीं पता था कि अभी हमें 15-16 लोग थे, तो उनके लिए कितना चावल बनाना है, तो वो कितना लेना है, दाल कितनी बनानी है, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर धीरे-धीरे मैंने खुद ही मतलब अपना ही अंदाज़ा लगाया कि अगर इतने लोग हैं तो मैं ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा करके मैंने पूरा मतलब सेट किया, और ऑलमोस्ट मैंने 6 टू 7th मंथ सबके लिए रात का डिनर बनाया। 6 टू 7 मंथ बहुत सारी स्ट्रगल्स आई, मतलब कि कभी ऐसा भी मतलब कैसे फनी किस्से भी ऐसा हुए कि कभी भात जल जाता है, कभी दाल जल जाती है, कभी रोटियां कम पड़ती है, बहुत सारा ऐसा हुआ है। बट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, स्ट्रगल भी बहुत आई है। और तब तो मेरी चैलेंज थी कि हमने 3 घंटे में मतलब हमें पूरा खाना भी बनाना है, और पूरा किचन हमने मतलब जो खाना बनाया है तो पूरा वाइंड अप भी करना है। तो वो मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे 3-4 घंटे लग जाते थे, सब वाइंड अप करना है, बर्तन भी मांजने हैं, ऐसा सब कुछ, मतलब हमने जो बर्तन यूज़ किए वो सब कुछ करना है। लेकिन एट द एंड मैंने वो भी कहा कि मैं 3 घंटे में खा सबका मतलब 15-16 लोगों का खाना भी बना लेती थी, फिर वाइंड अप भी करना, बर्तन भी मांजना, और तब तो फिर हमारा किचन मतलब हमारे गर्ल्स होम पे शिफ्ट हो गया, मतलब हमें शाम को वहाँ जाना है, खाना बनाना है, सब कुछ वाइंड अप करके सबका टिफ़िन लेकर फिर ऑफ़िस पे आना है। क्योंकि सब ऑफिस पर होते हैं, हमारा टाइमिंग ऐसा था 7 बजे हमें खाना खाना है। तो वो चैलेंज भी मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद आया हेल्थ को लेकर, एक्चुअली मुझे थैलेसेमिया है, सिकल सेल है, तो
मतलब ये जर्नी है मेरी हिमालय को लेकर है कि हमें हिमालय ट्रैकिंग जाना था। तो अभी सबका चेकअप हुआ था, तो हमारा भी हुआ। हमारा 4-5 गर्ल्स थी, तो हमको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये लोग नहीं जा सकते हेल्थ इश्यू की वजह से। पर फिर भी मतलब हमको तो ऐसा ही था कि हमको नहीं भेजेंगे तो हम तो जाएँगे ही, मतलब बोलेंगे संजू भाई कि नहीं हमको तो जाना ही है। हमने 4-5 गर्ल्स जो कोई भी थी जिसको मना किया था, हमने ऐसा ही डिसीज़न लिया था। और मैंने पर्सनली भी ऐसा किया था कि नहीं मैं तो जाऊँगी और मुझे कुछ नहीं होगा। तो हम लोग गए, तो मेरी हाइलाइट्स इसमें बताऊँ तो क्या था कि एक भी बार मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं थक गई हूँ। पूरा एचटी मतलब हम चढ़े और पूरा उतरे, तब मैं एक भी बार ऐसा नहीं बोली कि मैं थक गई हूँ या मुझसे अब नहीं होगा। तो हेल्थ को लेकर ये मेरी बहुत बड़ी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी। अ, फिर एक स्टेज ऐसा भी आया कि मतलब ये बहुत बीच में 1 साल कंप्लीट हो गया था हमारा एमएचसी का ऑलमोस्ट, और उसके बाद में मेरा ऐसा भी स्टेज आया कि हेल्थ को लेकर मेरी बहुत स्ट्रगल चल रही थी। तो मेरे पास 2 चॉइस आई कि या तो मैं मतलब एमएचसी ड्रॉप कर दूँ घर पे रहकर, मतलब एमएचसी का ही करूँ, एमएचसी जैसा ही करूँ लेकिन घर पे रहकर करूँ, और दूसरा था कि मैं एमएचसी कंटिन्यू करूँ। तो मतलब उस बात पर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो वहाँ पर मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी कि मैं क्या चॉइस लूँ? वो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, लेकिन मैंने फिर वही चॉइस ली कि नहीं मैं एमएचसी कंटिन्यू करूँगी। और मेरे से मतलब मेरी जो कोई भी स्ट्रगल्स आएगी, जो कुछ भी आएगा वो मैं हिम्मत से मतलब करूँगी, सॉल्व करूँगी। कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मैं वो सॉल्व कर लूँगी। फिर वहाँ से आई तो कुकिंग की जर्नी तो मेरी चालू ही थी वहाँ पे। फिर वहाँ से कुकिंग में मुझे करीना ने भी जॉइन किया, मतलब वो लंच बनाती थी और मैं डिनर बनाती थी। फिर हम दोनों का एक स्टेज आया तो हम दोनों ने वीगन भी जॉइन किया। तो अभी कुकिंग का हमारा हो गया, तो अभी कुकिंग किसी और ने ले लिया और फिर हम दोनों ने मिलके वीगन जॉइन किया। तो अभी वीगन में क्या है कि रिलेशनशिप को मतलब मैं रिलेशनशिप में सबके साथ अच्छे से डील नहीं कर सकती, वो भी मेरी एक स्ट्रगल पार्ट है। अम, तो हमारे साथ आपको पता ही है वीगन में दृष्टि काम करती है, और वो रिलेशनशिप में डीलिंग मतलब वो 15-16 साल की है और मैं उससे बड़ी हूँ। तो मतलब वहाँ पे बहुत ऐसा हो जाता कि तू ऐसा क्यों कर रही है, तू ऐसा मत कर। मतलब मुझे ऐसा होता है कि ये काम मुझे आता है ना, तो इस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन वो तो छोटी है मुझसे और मुझे ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है रिलेशनशिप मतलब डील करने में कि उससे मैं कैसे करूँ। लेकिन वहाँ पर भी मतलब मुझे एक बड़ी मतलब उसकी बड़ी बहन होने के नाते मुझे वहाँ पे ऐसा रखना था कि नहीं, मुझे उससे प्यार से बात करनी थी, प्यार से समझाना था। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से हो गया, बहुत स्ट्रगल आई उसमें भी, लेकिन वो वो भी मैंने किया। फिर उसके बाद थी मतलब इतना सब कुछ हुआ था ना, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता कभी-कभी कि बहुत गुस्सा आ जाता। और सबके सब कम्युनिटी लिविंग में रहना था, तो वहाँ पे सबको साथ लेके चलना मतलब वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उसमें। और मेरी एमएचसी की जर्नी मतलब अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी कंटिन्यू ही है कि वो मेरे लिए सिर्फ़ 2 साल का ट्रेलर ही था। अभी तो मैं घर पे रह रही हूँ, वहाँ मैं जॉब कर रही हूँ और घर पे भी जाकर हाँ, मैं 6 मंथ मतलब लास्ट 6 मंथ से मैं अपने घर पे हूँ। वहाँ पे मेरी जॉब चालू है और एमएचसी का मैं ट्राई कर रही हूँ कि यहाँ पर मैंने जो लाइफ़ 2 साल जी है या जो कुछ भी मैंने प्रैक्टिस किया है, मैं वहाँ पे जाके करूँ। लेकिन वहाँ पर भी मेरी स्ट्रगल ही चल रही है। एक मतलब ऐसा हुआ था कि मैंने स्टार्टिंग में जाके ऐसा शुरुआत की कि मैं सुबह उठकर जल्दी जाकर एक्सरसाइज़ करूँ। तो 2-3 दिन उठी, मैंने साइकिलिंग चालू किया, वो सब किया। लेकिन मुझे साइनस का भी प्रॉब्लम है, तो सुबह जल्दी अगर उठूँ और उसमें मुझे हवा लग गई या ऐसा कुछ, तो पूरा दिन मुझे स्नीज़िंग आती है, ऐसा होता है मुझे। तो एक दिन ऐसा हुआ तो दूसरे दिन मम्मी ने बोल दिया कि मत जा, मत उठो, मतलब वो पैम्पर करते हैं ना कि नहीं उसकी हेल्थ मतलब बिगड़ जाएगी तो मत जा। तो मुझे लगा ठीक है, 1 दिन है तो चलो छोड़ देते हैं, नहीं जाते।
फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन तो मतलब घर पे भी ऐसी स्ट्रगल आती है। यहाँ पर होते हैं तो सब बोलते हैं कि नहीं तुझे आना ही होगा, मतलब फ्रेंड्स को पता है, वो हमें मोटिवेट करते हैं कि तू एक दिन ट्राई कर, एक दिन ट्राई कर। लेकिन घर पे ऐसी स्ट्रगल आती है, मम्मी ही बोलती है कि नहीं तू ये मत कर, तुझे ऐसा हो जाएगा, ऐसे पैम्पर करती है। तो वहाँ पर भी मेरी अभी स्ट्रगल चालू है घर पे, मतलब एक काम में नहीं है। और फिर यहाँ पर हमारा वीगन वीगन चलता है, तो वैसे भी आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं ऑलरेडी इतनी पतली हूँ। और घर पे मतलब पहले से ही ऐसा है कि तू कुछ खाने का कर, ऐसा सब कुछ सब बोलते ही रहते हैं। तो अभी वेगन था यहाँ पे, तो घर दूध घी वो सब कुछ खाना छोड़ दिया था। अभी घर पे गए तो मेरे घर पे तो ऐसा ही है कि मतलब हर रोज़ दही दही मुझे बहुत पसंद है। तो मैं पहले घर पे थी तो मैं हर रोज़, मतलब मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है तो मैं ही खाती, लाते तो। अभी मैंने बंद कर दिया तो मैं खाती नहीं। और घी तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं पहले ऑलरेडी मतलब दाल-चावल हो तो मुझे घी चाहिए, ऐसा था। अभी घर पर गई और ये सब खाना बंद कर दिया, तो वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्यों अभी तू हमारे घर पे आई है, मतलब हमारे साथ रह रही है तो तुझे यहाँ के हिसाब से रहना होगा। तो वहाँ पर भी बहुत स्ट्रगल वाली है, मतलब कि नहीं तुझे खाना ही होगा, तुझे ये करना ही होगा। वैसे टाल तो देती हूँ लेकिन हर बार मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ उनके सामने रिबेल। इतनी स्टोरी। डीटीपी, कुकिंग और इंग्लिश क्लास तीनों में वो मेरे साथ थी, तो मुझे मालूम है। और फनी थिंग ये थी कि उसने बोला ना कि कितना लेना, क्या करना है, मुझे पता नहीं था, मेहुल भाई ने सौंप दिया। तो शायद मेरी भी ऐसी हालत थी उस टाइम पे। पुटिंग असाइड, मैंने उसको हार्डवर्क करके देखा है, एंड आई सैल्यूट फॉर दैट। सुबह 6 बजे से उठ के रात को अपने कपड़े धो के सुखाने के टाइम 11 साढ़े 11 बज जाते थे, और 6 बजे तो उठना ही है। 6 to 11, 11:30 एंड एवरी डे, नॉट अ सिंगल डे इन अ वीक। उसने बहुत स्ट्रगल की है। सुबह आके पूरा अपना काम 8:30 डिसाइड करते थे कि 8:30 को पहुंच ही जाना है। शी हैज़ टू रीच, एंड शी विल स्ट्रगल अ लॉट एंड शी विल रीच देयर। और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब SMS आता था, मैं सिस्टम थी, SMS आया है कि आज मैं पहुंच गया, आज मैं पहुंच गया, आई वाज सो हैप्पी। और डीटीपी काम करना है, तो वो जो जर्नी चालू की ना, एक एक उंगली से करने के बाद तूने वो किया है, तो एट एवरी स्टेज आई वाज देयर। तो मैंने देखा है कि कहाँ से चालू हुआ, और जब पहला डीटीपी हुआ तो क्या तुम्हारी वो पेज आया था, तो क्या था, और लास्ट जब तुम करते तो देखना भी नहीं पड़ता था, क्योंकि बराबर है कि नहीं वो दूसरे रीजन से आने वाले रिपोर्ट ठीक है कि नहीं वो देखने के लिए उसको भेजते थे। वहाँ तक उसकी जर्नी हुई है। सो इट वाज वेरी कमेंडेबल थिंग। और इंग्लिश लर्निंग मैं बताता हूँ कि नहीं आता है वो उसको पता था, उसको सीखना था, तो कभी भी ईगो बीच में नहीं आया। कोई कुछ भी बोले, कितनी भी गलत कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, पर वो पहले नहीं मुझे करना है, मैं करूँगी, मैं बात करूँगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। सो बहुत दिनों के बाद मुझे तो पता चला था कि उसकी तो ये सिकल सेल थैलेसीमिया वाली थोड़ी प्रॉब्लम है। उस दिन मुझे लगा कि क्या कर रही है ये लड़की, 6 से रात के 11:30। वो बोलती है दूसरे दिन आके कि रात को 11:30 बज गए, मुझे कपड़े धोने थे, मेरे धोए नहीं थे, और कॉलेज, वर्क, क्लासेस, कुकिंग, सब कुछ वंडरफुल। तुमने बहुत अच्छे से ये पूरी जर्नी तय की है। जिनको थोड़ा मेडिकल का बैकग्राउंड होगा उन्हीं को पता चलेगा कि सिकल सेल होता है, तो सिकल सेल एनीमिया जिसको बोलते हैं, जिसमें थकान लगती है बहुत सारी, और विदाउट कंप्लेनिंग, एक भी बार ऐसा बोले बिना 2 साल तक काम करने का, ये कोई छोटी बात नहीं है। शायद बहुत कम बार उसने हमें किसी मेंटर के साथ शेयर की, मुझे तो याद भी नहीं है कि ऐसा शेयर किया होगा कि मैं थक गई हूँ और मैं दूसरे दिन ये काम नहीं करूँगी। तो ये चीज़ एक हमको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा अपने आप के साथ कि ऐसा लगातार 365 + 365 डेज करना,
और दूसरों के लिए काम बनाना, वो बोल सकती थी, कभी कभी रेयरली बोला होगा कि मैं आज नहीं करूँगी, और वो भी दूसरे काम की वजह से शायद। तो लगातार उसने, दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि शी वाज मदर टू मैनी। दूसरा, डॉक्टर्स ने सही में, एंड आई वाज द, मैं और नेहा बेन मेडिकल का देखते हैं, तो वी वर विटनेस कि उनको ना बोला गया था, और बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली कि उनको वहाँ पे हाइट पे जाके फिर कुछ हुआ तो हम कैसे हैंडल करेंगे। मगर उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है, उसने ही उसको वहाँ तक वो गई, और बोले बिना पूरा ट्रैकिंग करके, स्नो में ट्रैकिंग करके वापस आए, और कंप्लेन भी नहीं की कभी, और बोला भी नहीं कि मैं थकी हूँ। तो इसके लिए कोई कोई लोग होता है ना, वो लोग, मगर ये जो इनर जर्नी होती है वो बहुत बड़ी बात है। और तीसरा उसने नहीं बताया, मैं सोच रही थी अभी आएगा अभी आएगा। ये रिट्रीट के पहले की जो रिट्रीट थी, उसमें आप लोग देख रहे हैं, अभी मुझे किसी ने बताया लंच के वक्त कितने लोगों का खाना बनता है, मैंने बोला 105 का। बोला आप लोग कैसे बनाते हो 105 लोगों का खाना। और मैं ये बताना चाहूँगी बहुत गर्व के साथ कि पिछली रिट्रीट में 3 लोगों की टीम थी हमारे में से, और स्टाफ था, तो स्टाफ के साथ सब चीज़ें वेगन फर्स्ट टाइम। और तब तो शायद 125 या ज़्यादा लोग थे, 130 लोग थे, और करुणा वॉज द टीम मेंबर, लीडिंग टीम मेंबर, जिन्होंने पूरी रिट्रीट के लोगों को नया वेगन डिशेस खिलाए थे। और आप समझो कि जिसने घर पे रोटी बनाई है या एक चीज़ बनाई है, और शी वॉज हैंडलिंग द होल किचन ऑफ 130 पीपल, कि जहाँ पे यूएसएस से सब जगह से लोग आए थे, और सब की केयर करके कैसे बनाने का हाइजीनिकली। तो वो पूरा लीड रोल आपने प्ले किया था। ये सब चीज़ें के लिए हम लोग बहुत 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 प्राउड फील करते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। यस, करुणा के साथ मेरा 2-3 महीने की जर्नी रही है, क्योंकि मैं खुद फेलोशिप में थी, और फॉर्च्यूनेटली मैं जल्दी आ गई थी, यानी 3 मंथ्स पहले, लास्ट ईयर मार्च में। सो उसके पहले बस मुझे पता था कि यस, करुणा नाम की कोई लड़की है और वो एमएचजी है। सो उसके साथ की जो जर्नी रही है मेरी, एक्चुअली इन दोनों ने जो भी बताया, शी इज़ दी मोस्ट पर्टिकुलर गर्ल, यानी हमेशा टाइम पे पहुंचना और टाइम पे ऑफिस बंद करना, यानी इतने डिटरमाइंड थी कि मुझे मेरा काम बाकी हो, और आई वाज लाइक मेरे पास तो अथॉरिटी है यार, मैं तो बोल सकती हूँ कि मुझे एक्सटेंड करना है। सो मैं उसको बोल देती थी नहीं करूँ ना, अभी बहुत काम है, बट शी वाज लाइक दीदी खड़े हो जाओ, ऑफिस बंद करनी है। सो ये काइंड ऑफ उसका जो डिटर्मिनेशन है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी है तो वो उस लेवल पे जाके करना, जैसे दीदी ने बोला कभी मना नहीं बोला है, हार्डवर्क किया है। हिमालय में मैं उन लोगों के साथ थी सेम ट्रैकिंग में, मैं ठंडी ठंडी कर कर के इतना वो हो रही थी कि यार कैसे होगा, इवन जो स्नो पे से हमें क्रॉस करना पड़ता था, लिटरली मुझे वो चक्कर आ रहे थे, हाइट की वजह से डर लग रहा था, मुझे हमेशा किसी किसी का सहारा चाहिए होता था जो मुझे हाथ पकड़ के क्रॉस करवाए। बट एक्चुअली मुझे लास्ट डे तक पता नहीं चला कि इसको अलाउड नहीं किया है। लास्ट में मैं और विनीत भाई डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या करें हम, इनका तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, अभी तक पता नहीं चला, इतना भारी बैग उठा के वो ट्रैकिंग करना है, तो ऐसा नहीं कि बिना बैग के आप ट्रैक कर रहे हो, पूरा उठा के, और ये लड़की ने एक भी बार नहीं बोला है, तो अब दैट वाज द डिफिकल्ट मोमेंट कि अब लास्ट हाईएस्ट पॉइंट पे हम ले जाए कि नहीं ले जाए। सो लिटरली वो क्लियर नहीं था कि मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, तो अभी नहीं लेके जाते, हमको इतना सारा डिस्कशन करना पड़ा, वहाँ पे रेंज नहीं थी, हम स्पेशली 2 किलोमीटर नीचे गए, हमने बात की कि यार एक्चुअली उस टाइम पे हम क्या करें। सो दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल स्पिरिट उसके पास है, और उसने जो भी स्ट्रगल की जर्नी बताई है, तो इट इज़ नॉट ईजी कि वही सिस्टम में रह के जब इतना सारा हेल्थ का प्रेशर है, क्योंकि आई कैन एम्पथाइज कि मुझे अगर माइग्रेन का इशू होता है तो मैं कैसे करती हूँ, एंड दैट गर्ल हैज़ कि एक्चुअली इतना इशू है, इतना वीक फील कर रहे हो आप, उस टाइम पे मॉर्निंग टू इवनिंग बैठ के डीटीपी टाइप करना इट्स नॉट इजी जॉब। आप स्क्रीन के सामने 2 घंटे कंसंट्रेशन से काम करते हो तो चक्कर आने लगते हैं, बट शी वाज वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सो कैन यू इमेजिन कि उसने किस टाइप का मेंटल और फिजिकल स्ट्रगल दोनों किया होगा, तब जाके
वो आज इस लेवल पे आई है। और उसका जो पर्टिकुलर चीज़ का वो जो था, तो मुझे ऐसे वाइब्रेशंस मिले कि यार करुण आएगी ना, मुझे मेरा कपबोर्ड साफ रखना है, वरना वो सारे कपड़े निकाल देगी कि तुम अच्छे से नहीं रखते हो। सो आई वाज लाइक कि पूरे घर की वो होम मेकर जिसको बोलते हैं ना, मैन ऑफ द हाउस होता है, पर ये हमारी वुमेन ऑफ द हाउस थी ओजीएच की, कि सब कुछ पर्टिकुलर होना चाहिए वरना करुण आके डांटने वाली है। तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि वाह, कोई तो है जो ऐसे डांटने वाला है। तो अभी के एमएचसी के लिए करुणा इज द इंस्पिरेशन कि उसका रोल कौन प्ले करने वाला है ओजीएच को एकदम पर्टिकुलर रखने के लिए। सो वी आर रियली मिसिंग यू की। सो यस, एंड यू आर अगेन वेलकम, वापस आ सकते हो। होने का, और दूसरी एक बात रह गई, खड़े होके बोल देती हूँ। पर्टिकुलर तो थी ही, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और पर्टिकुलर, वो बोल सकती हूँ मैं। और क्या था वो, मेरे माइंड से अचानक चला गया, मैं याद करके बोलती हूँ। नहीं, आपने बोला वापिस आने का, तो उसमें मेरा तब तक नहीं, पहले स्टैंडिंग ओवेशन दे देते हैं। याद आ गया। रिलेशनशिप की बात भी उसने बहुत ही छोटी, बहुत ही नहीं बताया, सामान बताई, मगर मैं इमेजिन करना, मैंने भी आपके साथ ये बारे में ज़्यादा बात नहीं की है, मगर जितना मैं इमेजिन करके बोल सकती हूँ, आपको ज़्यादा बताना चाहिए था कि कोई अकेला रहने वाला है, शायद यू आर इंट्रोवर्ट, है ना, आप किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करती है, और फिर दूसरे लोगों के साथ, और अकेले अकेले, और पर्टिकुलर है, ऑर्गेनाइज्ड है, इसी तरह से काम होना चाहिए, वैसा माइंडसेट बना ही होता है हम सबका, और मेरा भी है, तो मुझे पता है कि फिर दूसरे तरह के लोग आते हैं, उनके साथ टीम वर्क करना होता है, तो इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। और फिर गोल भी होता है कि इतने बजे खाना बन जाना चाहिए, इतने बजे ओवीटी के ऑर्डर्स देने होते हैं, और ये सब में रिलेशनशिप के साथ डील करते करते रिजल्ट्स डिलीवर करना, दिस वाज, कितना स्ट्रगल होता है, वो जो इमेजिन कर पाएंगे या जिनको अनुभव होगा वो समझ पाएंगे। तो ये सब चीज़ों से निकल के उसने रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है, और इंटरनल रिलेशनशिप बहुत अच्छी बनाने की कोशिश की थी। सो अगेन थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। I want to add, करुणा भागा दौड़ी में अगर कहीं पे भी किसी को भगाना है कि ये काम जल्दी होना चाहिए, तो शी वॉज दी वन की यहाँ भागने वाला काम है ना, तो यार करुणा को बुलाओ। तो एक्चुअली तो उल्टा होना चाहिए कि अगर हेल्थ का इश्यू है तो भगाना नहीं है, लेकिन अगर भागना है तो हमें हमेशा करुणा याद आती है कि ओवरऑल मैनेजमेंट करना है तो करुणा, यहाँ पे भागना है तो करुणा, किचन हैंडल करना है तो करुणा। सो वो उसका डिटर्मिनेशन था। तो कभी किसी को पता नहीं चलता था कि इसको एक्चुअली इतना हेल्थ का वो है, पर वो हमेशा भागती रहती थी। और उसका ड्रीम है, बोल दूं, कि उसको अपने दम पे अपने फैमिली के लिए घर बनाना है, एंड वी विश कि आप जल्दी जल्दी वो घर बनाओ। सेंटेंस कह के मैं, आपने बताया उसके बाद मुझे बोलने का मन किया कि उसने बोला ना कि एमएचसी में मैं आ गई, हम, मुझे पता है, मैंने इनविटेशन दिया, आप आ गई, आपको एसएस ज्वाइन करना था, और एक तरफ इतने सारे कंस्ट्रेंट है हेल्थ के, और दूसरी तरफ वो रिलायबिलिटी के साथ काम कर रही है, तो ये ज़िंदगी के लिए जो प्यार था ना, वो है, और बरकरार रखना।